सब लोग आ गए। हम लोगों का कल जो वैल्यू हम लोग निकाले थे कॉमन पोटेंशियल का, बताओ तो ये लॉस ऑफ एनर्जी इन ऑन शेयरिंग चार्ज में लास्ट में रिजल्ट हम लोगों का क्या आया था? हाफ V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपको इसके बारे में कल डिस्कस किया कि अगर मान लीजिए V1 माइनस V2 का वैल्यू अगर निगेटिव भी आता है तभी इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, या इसके जगह पे V1 माइनस V2 के जगह पे अगर आप V2 माइनस V1 भी अगर आप लेते हैं तो भी निगेटिव आएगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। और C1 C2 और C1 प्लस C2 ये आपका कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर है, तो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर निगेटिव नहीं होते हैं, तो आपका जो ये रिजल्ट आया है वो क्या आया है? आपका पॉजिटिव आया है। और ये रिजल्ट पॉजिटिव आना ये इस बात को कंफर्म करता है कि ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज देयर इज सम लॉसेस ऑफ एनर्जी, देयर इज सम लॉसेस ऑफ इन द टर्म्स ऑफ हीट डिसिपेटेड, इन द टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन। समझ में आ रहा है ना? तो लिखा जाए द ऑब्टेन रिजल्ट इज पॉजिटिव, the obtained result is positive, the obtained result is positive, so that we can confirmly say there is some losses in energy, there is some losses in energy, there is some losses in energy during the sharing of charge, during the sharing of charge। समझ गए? during the sharing of charge। तो चलो, तो अब देखो यहाँ पे हमारा E1 माइनस E2 का वैल्यू जब ही पॉजिटिव आया तो E1 माइनस E2 का वैल्यू आपका, अरे अब ये क्या है लड़का, क्या है ये? ध्यान दो यहाँ, E1 माइनस E2 का वैल्यू अगर आपका क्या हो गया? 0 से बड़ा, या हम कह सकते हैं कि E1 का जो वैल्यू है वो E2 से बड़ा है, या हम कह सकते हैं कि E2 का जो वैल्यू है वो आपका E1 से छोटा है। चलो लिख लो ये बात। यानी डिफरेंट, ध्यान से सुनना है कि डिफरेंट पोटेंशियल वाले बॉडी से, नॉट ओनली फॉर कैपेसिटर, डिफरेंट पोटेंशियल वाले बॉडी को जब हम एक कंडक्टर वायर के द्वारा कनेक्ट करते हैं तो हमारा चार्ज का शेयरिंग हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल वाले बॉडी में होता है, और वो चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में तब तक होगा जब तक कि दोनों बॉडी का पोटेंशियल का वैल्यू इक्वल ना हो जाए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर इज सम लॉसेस ऑफ एनर्जी, during this process there is some losses of energy, but sir we already study energy neither can be created nor can be destroyed, then how the things are happen there? So there is some losses of energy in the terms of heat dissipation, in the terms of transmission losses. If we add transmission losses, yeah, if we ignore transmission loss and heat dissipation, then definitely कि total energy before sharing is equal to total energy after sharing. It theoretically, but in practically there is some losses will happen, यानी कुछ ना कुछ लॉस होगा, है ना? तो ये हमारा रिजल्ट देखो। इस बार एक बच्ची का अपने ही इंस्टीट्यूट से पढ़ी, राधा यादव, मोहनपुर की ही है, हो सकता है कि तुम लोग के कोई सीनियर वगैरह में नोन हो। उसका इतना बैड लक कि अपने यहाँ वो 2 ईयर वो चंद्रशेखर की बैच में थी, मैथ्स की बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। वो बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दी थी 12th का, शी वाज स्कोर्ड 64% मार्क्स इन क्लास 12th।
और 1 साल ड्रॉपर लेके घर पे वो सेल्फ स्टडी करके इस बार जेई मेंस में 97 परसेंटाइल वो इन्फॉर्म नहीं की कि सर को जेई एडवांस के रिजल्ट लेके मिलने जाएंगे। जेई एडवांस में ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी रैंक 10,000 समथिंग, ओबीसी रैंक 3,000, यानी बोले तो आईआईटी तो कंफर्म था उसके लिए। लेकिन वो इस बात को क्लियर नहीं समझ पाई थी कि कोविड के बाद जो एनटीए ने आईआईटी में एडमिशन के लिए जो 75% मार्क्स बोर्ड वाला जो कंपलसरी था वंस अगेन फिर से लगा दिया है, ये बात उसके जानकारी में नहीं था। चूंकि चंद्रशेखर का 72% या 73% था तो उसका तो एनआईटी में एडमिशन हो गया, तो वो भी कंफर्म थी कि भाई जब चंद्रशेखर का भी हो गया तो मेरा भी हो जाएगा। और देखिए कि वो बच्ची दोबारा फिर कोई एग्ज़ाम नहीं दी, अगर इम्प्रूवमेंट का भी एग्ज़ाम दी हुई होती तो वो इस बार आईआईटी में चली जाती। तो फिर से हम बच्चों बता देते हैं आपको कि बहुत सारे लोगों में ऐसा कन्फ्यूजन है कि कोविड के बाद नहीं, कोविड के बाद भी बस कोविड तक के लिए ये चांस फ्लेक्सिबल दिया गया था एनटीए के द्वारा। लेकिन फिर से है कि आप कितना भी रैंक बढ़िया ले आओ, कितना भी अच्छा मार्क्स ले आओ, खास करके एनआईटी और आईआईटी में एडमिशन आपका तभी पॉसिबल है जब आपका बोर्ड में 75% मार्क्स है। 75% मार्क्स एकदम मिनिमम उसका मार्क्स का बैरिकेड आपको बना के रखा हुआ है, तो उसका आपको इससे एबव स्कोर करना ही होगा। एकदम समझिए जितना उसके लिए, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, काउंसलिंग में मान लो कि जो डिले अगर हो जाए तो एनओएस से वो एग्ज़ाम दी है, फिर वो अभी एनओएस का एग्ज़ाम कुछ दिन पहले कंप्लीट ही हुआ है। अब एनओएस को आईआईटी कमेटी अलाउ किए हुए है कि नहीं, मैं भी गूगल वगैरह किया हूँ लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। अगर अलाउ किए हुए रहेगा, काउंसलिंग डिले होगा तो उसका एडमिशन हो जाएगा। नहीं, अगर मान लो काउंसलिंग डिले नहीं हुआ या एनओएस को अलाउ नहीं किया तो एक अच्छा रिजल्ट लेते हुए भी बच्चा का एडमिशन एनआईटी और आईआईटी में। इसीलिए सब लोग एकदम ध्यान से खूब बढ़िया से पढ़ाई करो। जितना तुम लोगों को हम नोटबुक में अगर सच बोले तो तुम लोग जैसा कॉपी में लिख के हमको दिए हो, मुझे नहीं लगता है कि मैं इतना थ्योरी नोट जो कराता हूँ इसका कोई ज़रूरी है। मैं नोट कराया कुछ, तुम लिखा कुछ, नोट कराने और लिखने में तो कोई अंतर ही नहीं है, यानी कॉपी भी नहीं पढ़ते हो तो फिर बेकार ना हम इतना टाइम दे रहे हैं। हम खाली अगर न्यूमेरिकल वैल्यू और डेफिनेशन बेस्ड अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करें तो सिलेबस तो ऐसा ही तुरंत उड़ा देंगे। जब ही नोट कराने पे भिड़ते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि उसमें देखना पड़ता है कि कितना मिनिमम कंटेंट में हम सारी बातों को ऐड कर सकें। लेकिन फिर भी आप लोग कॉपी की बात भी अगर नहीं कैसे करोगे तो कैसे काम चलेगा। हम समझते हैं कि आप लोग को मान लीजिए कि ग्रामर का कमजोरी होने के कारण सही से सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, तो छोड़ना, ग्रामर से क्या लेना देना है, जो हम लिखाए हैं उसी को रट्टा मार न दो, सेम टू सेम वही लिख दो। तुम्हारा कॉपी भी तो किसी बुक से नहीं मिलेगा ना, तो हम ऑलरेडी मान लो कि रेफरेंस बुक ही होता है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए कि ऑन वर्ड में तुम लोगों को नोट करा दें। तो थोड़ा सा इसके लिए मेहनत करोगे तब मज़ा आएगा, इससे मज़ा नहीं आएगा। जैसा कॉपी अभी लिख रहे हो इससे में रिजल्ट अच्छा का कोई चांस नहीं है ना। तो सब लोग जो कॉपी में नोट कराए हैं तो सबको याद भी करना शुरू करो। याद करते नहीं मुझसे, रट्टा मारना कौन बड़ी बात है। और जब तक आप रट्टा नहीं मारोगे तब तक बड़ा रिजल्ट का पॉसिबिलिटी भी नहीं है। बहुत दिमाग के तेज स्टूडेंट मेढक के तरह कूदते ही जीवन भर रह जाता है। और जो स्टूडेंट थोड़ा सा मान लो कि जो पहले से पता है कि भाई अपने पास एनर्जी कम है, वो जो चीज़ को धरता है उसको धड़े रहता है, उसी का रिजल्ट यूपीएससी में, उसी का रिजल्ट बाकी कंपटीशन में तुरंत हो जाते हैं। क्या कि उसको पता है कि हम ज़्यादा जंप इधर उधर करेंगे तो जो हम एक तो हमको आता नहीं है और दूसरा हम जंप करेंगे तो मेरा हाल क्या होगा। तो वो अपना कंसंट्रेशन उड़ जान जाता है कि जो समझ में आया गुड और जो नहीं समझ में आया उसको रटे जाओ, बाद में समझना बुझना चलते रहेगा ना। और समझना बुझना आप ऐसे साइंस से ऐसे रिलेट कीजिए ना, केमिस्ट्री में एक ही साइंटिस्ट अपना ही थ्योरी को दोबारा गलत किया, हाँ या ना। पहले मान लो अभी क्या हुआ कि हम लोग को मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल दिया, उसमें गलती था, लेकिन जिस टाइम में मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल दिया उस समय के लिए तो वही यूनिक था ना। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि किसी के द्वारा दिया गया थ्योरी कब तक सही ठहराएगा। जब तक उस पर कोई चैलेंज नहीं कर रहा है तब तक वो सही है, उसी को मान के सिलेबस है। जिस दिन उसको कोई चैलेंज कर दिया तो नए थ्योरी फिर आ जाएंगे। तो कोई चीज़ का हम लोग इन्वेंशन नहीं ना कर रहे हैं, या हम लोगों का लैब नहीं ना है कि जो 100% एक्यूरेसी वाला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं या जान रहे हैं।
जो साइंटिस्ट ने अपना ओपिनियंस दिया, इस फील्ड में जो मैक्सिमम अभी तक काम हो चुका है, उस काम में बेस्ट जो रिजल्ट है उसको हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन क्या पता आने वाले टाइम में तुम एक अच्छा साइंटिस्ट बनो, एक अच्छा मैथमेटिशियन बनो, जो पाई 22/7 का वैल्यू ही गलत प्रूफ कर दो, कोई नया वैल्यू तुम दे दो। क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो इसीलिए एग्ज़ाम जो है वो टोटली आपका मेमोरी बेस्ड है कि कितना आप 3 घंटे में जो आपसे जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में कितने आप सुसज्जित ढंग से लिख देते हो। एग्जाम थोड़े आपके दिमाग को चेक कर रहा है कि आपको क्या आ रहा है। जरूरी है कि 30 को क्वेश्चन 35 को क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है तो पूरा फिजिक्स नहीं आ रहा है, लेकिन वो 35 क्वेश्चन नहीं आ रहा है जिसके चलते आपको कह दिया जाता है कि आपको फिजिक्स नहीं आ रहा है। तो जब वो 35 क्वेश्चन ही हमको तय कर रहा है तो उस 35 की तैयारी के लिए क्या पैमाना है, उसके लिए तो फिर ना होगा ना। सीबीएसई बोर्ड वाले खास करके बच्चे, आप लोग जिनका भी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड है, वो आप अपने करियर को आप हल्के में मत लीजिए। आप कभी भी मत सोचिए कि हम बोर्ड लेवल का पढ़ाई कर रहे हैं। बिहार बोर्ड वाले बच्चे हमारा एंजॉय करें, कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लीजिए कोई उनको टेंशन नहीं लेना है, 350 नंबर कम से कम आपको अइबे करेगा, इस समय टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जो बच्चे का सीबीएसई बोर्ड है, आप समझिए कि आप जेईई मेंस के इक्विवेलेंट का प्रिपरेशन अगर आपका नहीं है तो उस बोर्ड में पास करना भी मुश्किल हो जाएगा। आप 56%, 50%, 45% नंबर लाइएगा, क्या करोगे? इसीलिए थोड़ा दमखम से सब लोग पढ़ना शुरू करो। और जो मैं कॉपी में नोट करा दिया हूँ, जहाँ तक मैं पढ़ा दिया हूँ, लाइन बाय लाइन आपको काम है रट्टा कर देना, रट्टा मार देना, है ना। रट्टा मारने का भी तरीका बता देंगे कि कैसे कैसे रटे जाते हैं। तो जो डेरिवेशन है, जो रिजल्ट्स हैं, उसको तो हम एक्सप्लेन करते ही, हम तो बताते ही हैं। आपको स्टेटमेंट ही ना याद करना है कि व्हाट डू मीन बाय गॉस लॉ। अब गॉस लॉ का स्टेटमेंट जो है उसको आप याद कीजिए, उसको तो याद करना ही पड़ेगा ना। अब मैंने आपको कल मैं कूलम्ब्स लॉ का आपको तो मैंने यहाँ पे बता रहा था, कूलम्ब्स लॉ में आप लोग उल्टा पुल्टा बात लिख दिए हैं कि व्हाट डू मीन बाय कूलम्ब्स लॉ में था डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज को, जो मन में आया लिख दिए। ऐसे थोड़े होता है। और अभी हम आपसे एक चैप्टर और 1.5 चैप्टर का टेस्ट लिए हैं तो ये हाल है। जब पूरा फिजिक्स का कल्पना कीजिए कंप्लीट होगा तब आप कहाँ होंगे। अभी तो ज़्यादा मार्क्स आना चाहिए ना। जब एक चैप्टर का टेस्ट हो रहा है तो ज़्यादा मार्क्स आएगा कंपैरिजन टू 5 चैप्टर के टेस्ट में, क्योंकि 5 चैप्टर के टेस्ट में ज़्यादा याद करना पड़ेगा, सिलेबस बड़ा हो जाएगा। एक चैप्टर में सिलेबस कम है, तो ये सब चीज़ को तुम लोग थोड़ा सीरियस हो जाओ। अभी भी तुम लोग सीरियस नहीं हुए हो, तो ऐसे अनसीरियस में काम नहीं चलेगा। तो चलो बच्चा, अब हम लोग का कॉमन पोटेंशियल खत्म हुआ। फिर वंस अगेन अब हम लोग आते हैं डेरिवेशन पे और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड पे। आपको मैं पोलराइजेशन और डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का क्लास मैं कल पढ़ा दूंगा। उसका एक्चुअली मैं नोट्स अभी ढूंढा, वो मिला नहीं, पूरा थ्योरी है, पूरा नोट ही कराना पड़ेगा। मैं ऐसे आपको बता दूं कि हम डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में हमारा क्या है कि ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट कंडक्टिंग द चार्ज। डाइलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं? कि डाइलेक्ट्रिक एक मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रांसमिट करता है विदाउट कंडक्टिंग, बिना कंडक्ट किए हुए। अब जैसे मान लो क्या कि टीवी का जो एक्सटर्नल बॉडी है, पहले जो टीवी डब्बा वाला जो होता था, तो उसका जो एक्सटर्नल बॉडी है वो तो प्लास्टिक का है। तो प्लास्टिक अगर आपका बोले इंसुलेटर, या उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी कह सकते हैं। अरे जिसकी कंडक्टिविटी बहुत लेस है उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, हाँ या ना। जिसकी कंडक्टिविटी जो बहुत कम है उसको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। तो क्या है कि हमारा टीवी का जो एक्सटर्नल जो उसका कवर था, जो प्लास्टिक का जो बॉडी है, तो उस बॉडी में तो आपका चार्ज का तो कंडक्टिंग नहीं हो रहा है। चार्ज कंडक्ट करके तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन उस एक्सटर्नल बॉडी को कभी कभी हम टच करते हैं तो हमको करंट का झटका लगता है, चार्ज का शॉक लगता है। ये क्यों लगता है? तो वो विदाउट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रांसमिट कर दिया है। तो जब मान लीजिए कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी भी हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में या किसी स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोग रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के द्वारा करंट को या चार्ज को बिना कंडक्ट किए हुए उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रांसमिट किया जाता है, तो उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के 2 टाइप होते हैं, एक हमारा नॉन पोलर और दूसरा हमारा होता है पोलर।
अब आपको मैं बता दूं कि नॉन पोलर और पोलर में क्या डिफरेंस है। तो नॉन पोलर का एग्जाम्पल ध्यान से सुनना है। नॉन पोलर का एग्जाम्पल में आपका H2 आता है, CO2 आता है, ये सारे नॉन पोलर आपका डाइलेक्ट्रिक है। नॉन पोलर, पोलर मतलब क्या, हिंदी में पोलर का मतलब ध्रुव, यानी जिसमें दो पोल हो, जिसमें दो पोल हो, और जिसमें पोल ना हो तो उसको नॉन पोलर, है जिसमें पोल है तो उसको पोलर, ऐसे करके समझना है। तो क्या है कि जब मान लीजिए कि हमारा क्या पढ़े हैं हम लोग, किसी भी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या पढ़े हैं कि किसी भी न्यूक्लियन में या न्यूक्लियस में हमारा क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स जो है उससे क्लाउड में आपका क्या है कि सराउंडिंग क्लाउड में वो रोटेटिंग करते रहते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का यानी सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज का तो सेंटर आपका क्या न्यूक्लियस ही हो जाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज का यानी आपका इलेक्ट्रॉन में जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसका सेंटर ऑफ चार्ज कहलाएगा निगेटिव चार्ज का। तो अब मैं आपको बता दूं कि आपका नॉन पोलर मटेरियल में क्या होता है कि आपका जो निगेटिव चार्ज वाला जो सेंटर ऑफ मास है और पॉजिटिव चार्ज वाला जो सेंटर ऑफ मास है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, तो बोले तो साइमेट्रिक होते हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये कोइंसाइड कर रहे हैं। और इनके बीच का जो डायपोल मोमेंट, सुनो, जब दोनों का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा तो क्या मैंने आपको बताया कि एक आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा आपका नेगेटिव चार्ज, व्हेन द वेरी स्मॉल चार्ज, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का भी तुम लोग डिफिनीशन सही से नहीं लिखे हो। और ये मैं लास्ट बार बता रहा हूँ, अभी दूसरा एग्जाम का हम कॉपी चेक करके हम तुम लोगों को एक एक क्वेश्चन का डिस्कस करा देंगे। तीसरा एग्जाम के बाद बाबू इतना मेहनत से पढ़ाते हैं तो सर खाली फीसें लेना काम नहीं है, डेंगाना भी उसी में फीस में जुड़ा हुआ है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, जो क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड है उसमें तुम गलती करोगे, एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो SI यूनिट वाला क्वेश्चन है, जिसमें हम आपको स्केलर और वेक्टर के बारे में हम आपको पूछ रहे हैं, है ना, जिसमें मान लीजिए हम आपको डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहे हैं, जिसमें हम आपको प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन अगर आप छोड़ेंगे या वो अगर आप गलत लिखेंगे तो वो आप पिटाई खाने के लिए अब रेडी रहो। हम तोड़ते भी दम भर हैं, सीनियर सब पास किए हैं, उनसे पूछ लो, ये मेरी मजबूरी है। अच्छा तुम नहीं करोगे, बदनामी मेरी हो गया। मेरा मूड उस टाइप का है नहीं कि बोरो प्लेयर को खड़ा करके रिजल्ट में अपना पिट्ठी थपथपा लें। जब संघर्ष का रास्ता चुने हैं तो इस साल नहीं अगले साल, अगले साल नहीं अगले साल, जिस दिन मेहनत का रिजल्ट होगा उस दिन डीजे बजेगा। और दूसरे को मान लीजिए कि बाराती में जाके नाचना नहीं है ना, ये नहीं करना है। तो इसीलिए सीधा है, मेहनत कीजिए, और मेहनत कीजिएगा तो रिजल्ट होगा। रिजल्ट हमेशा स्टूडेंट देते हैं, रिजल्ट को इंस्टीट्यूट नहीं देता है। आज कोटा में इतने सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उस इंस्टीट्यूट का रिजल्ट कितना है, 1%। 1%। एक LN में 2.25 लाख बच्चा पढ़ता है, 2.25 लाख। क्या करता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, सारे बच्चे का तो पहले टेस्ट लेके तो एडमिशन लेता ही है। 1 महीना पढ़ाया, सारे बच्चे को छांट के, जो हाईली जीनियस और सीरियस हैं, जो जन्म ही लिए हैं सिर्फ पढ़ने के लिए, उस सब को छांट के अलग बैच बना दिया, उसको फैकल्टी अलग लेवल के दे दिए, उसको रहना खाना सब चीज़ पे वॉच करना शुरू कर दिया। उसकी संख्या 1000-1500 उन लोगों का होता है, उस पर लग गया काम करना। बाकी जो बच्चे ये बच गए 2,74,000, 1,74,000 2.25 लाख में 1,000 या 2,000 का सिलेक्शन हुआ। बाकी जो 1,73,000 बच गए, जिसका वीडियो आप लोग यूट्यूब पे वायरल होते हुए देखते हैं कि क्लास में दारू बदनाम कर दी पे डांस करते हुए, नहीं करता है, तो वो ये बच्चे हैं, है ना। बाकी जो वो 1,500 बच्चे हैं उसको आइसोलेट करके पढ़ाना शुरू, और उसको 8 घंटा भी पढ़ा रहा है तब भी वो उब नहीं रहा है, 10 घंटा भी टीचर पढ़ा रहा है तब भी उब नहीं रहा। वो पढ़ने के लिए जन्म लिया है। कोई आदमी खाने के लिए जन्म लेता है, खूब खाएगा, कोई सोने के लिए जन्म लेता है, खूब सोएगा। तो जिसमें मान लो वो पढ़ाई का बोलते ना कि हॉबी, यानी पढ़ना मेरा शौक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी। अब जो पढ़ने के लिए ही है तो कितना भी तो दिमाग की तरफ पढ़ देगा, किताब पन्ना कतर रहा है। वो बच्चा उन लोगों को क्या है कि 28th स्टेट के बच्चे उन लोगों को हाथ लगते हैं, और बहुत कम मेहनत में भी रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, और उसका चार्मिंग दिखा के पूरे नॉर्थ इंडिया को वो लोग लूट रहे हैं। बाकी बच्चे वहाँ क्या सबसे ज़्यादा, कल वाला ही टाइम्स ऑफ इंडिया अगर तुम लोगों को मिलेगा तो खरीदना। इस बार सिर्फ कोटा में हजारों बच्चों ने सुसाइड किया है, जो कि पेपर में छपा नहीं है, अब वो छाप रहा है
है ना, नीट के एग्जाम के बाद कोटा में सबसे ज़्यादा लिक्विड सेल हो रहा है अभी। वो कौन पी रहा है भाई? उस शहर में तो खाली बच्चा और टीचर है, और सबसे ज़्यादा अभी शराब बिक्री वहाँ पे तेज़ी से एकदम चल रहा है, और नशा वाला टैबलेट वहाँ बिकना शुरू हो गया है ना। जो लोग वहाँ से होके आए हैं उनसे आप पता कीजिएगा। और कल वाला टाइम्स ऑफ इंडिया खरीदो, एडिटोरियल पेज में जाओ, देखो रिपोर्ट में क्या छपा हुआ है, क्या वहाँ के बारे में लिखा हुआ है कि एजुकेशन किस तरह से कॉरपोरेट बन के बर्बाद हो रहा है ना। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे आप वो बच्चे मिले हैं जो डिफिनीशन लिखा दिए हैं, वो कॉपी में नहीं लिखते हैं, तो बता रिजल्ट हम कहाँ से दे देंगे? टॉपर कहाँ से लाएंगे? तुम लोग मेहनत करेगा, तुम ही लोग ना हमको। देखो, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग टीचर के भी लेवल तय होते हैं। तुम आज से पढ़ना शुरू कर दोगे ना तो हमको डबल मेहनत लगेगा पढ़ाने में। हम जब पढ़ाते हैं तो कोई स्टूडेंट क्यों, कैसे, आज तक तो कोई पूछवे नहीं किए हो। तो हम जो बोल रहे हैं उसको तुम सही मान के अपना काम लेके चल रहे हो, ऐसे काम नहीं ना चलेगा। हाँ, तो देखिए वहाँ इस बार क्या हुआ, साउथ इंडिया का श्री चैतन्य और एक और 2 इंस्टीट्यूट, दोनों ने नीट और IIT JEE सब का रिजल्ट स्नैच कर लिया। उसको पढ़ने वाले ज़्यादा अच्छे मेहनती बच्चे हाथ लग गए होंगे। उससे पहले आकाश को मान लीजिए कि मिला हुआ था चिराग फेलर, जो पहले से ही MIT में इनरोल्ड था, IIT में एक रैंक लाया, फिर भी IIT में एडमिशन नहीं लिया, MIT चला गया पढ़ने के लिए US से। उसको 100% स्कॉलरशिप मिल गया था जब वो KVPY कम्पीट किया था उसमें, है ना। तो हम लोग जो चार्मिंग देख रहे हैं वो रियलिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ फैक्ट्री है तो वो मशीन तो हम भी ला देते हैं, मशीन खरीदना कौन बड़ी बात है, सारा पैसा लगा देते वही मशीन खरीदने में। उसके बाद तो फिर पैसा देखो ना कितना है, 1.5 लाख बच्चों से एक बच्चों से मिनिमम 2 लाख रुपया फीस लेता है। अब गुना कर लो, 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ कि 3,000 करोड़, 3,000 करोड़। हाँ, अब सोच लो तुम। और उसके अलावा अलग से इतना पैसा अगर मान लो कि जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोनो मशीनों लगाना होगा, 5 साल मान लो कुछ ऐसा ही काम करके पैसा जमा करके मशीनें पहले लाएंगे, लेकिन वो मशीन नहीं है, वो मेहनत है। तो उनको बच्चे लगे हाईली सिंसियर, हाईली जीनियस, जिनको कहना नहीं पड़ता है, जो 4 घंटे के क्लास के बाद उबते नहीं हैं, वो 8 घंटे पढ़ा दे तो रेडी है, 10 घंटा पढ़ा दे तो जब उसको कह दे पढ़ेगा, हाँ सर रेडी है, पढ़ना शुरू। आप लोग को बाय फोर्सली पढ़ाना पड़ता है। तो कोई बात नहीं है, मन में ठान लियो कि हमको बोर्ड ही करना है, तो बोर्ड का भी तो अपना एक स्टैंडर्ड है ना, अपना एक स्टैंडर्ड है तभी ना। मेरा शादी लगा था एक जगह बेगूसराय में, लड़की PG कर रखी थी फिजिक्स से MSc। तो जो लोग गए हुए थे देखने उखने के लिए, तो उनमें कुछ हमारे मित्र लोग भी बेगूसराय के थे, तो हम बोले थे कि जाओ थोड़ा मिलो, कैसी है नहीं है, बातचीत करके देखो। तो उससे पूछा गया जो मतलब कि फिजिक्स से आप MSc किए हैं तो फिजिक्स तो आप पूरा पढ़े होंगे। हाँ खूब पढ़े हैं। ये मैं एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, है ना, इसको समझो कि क्या समस्या होती है कि PG फिजिक्स से कर लिए। तो पूछा आप ओम का नियम, तो बोला हाँ जानते हैं ओम का नियम। किसने दिया? बाबर ने दिया। यह सच्ची है घटना तुमको बता रहे हैं। तो वहाँ से फोन आया कि भाई बाबर ओम का नियम दिया है लेके। तो ये स्थिति है। तो ऐसा पढ़ाई करके क्या फ़ायदा? इससे बढ़िया है कि बाबरे को पढ़ते, हिस्ट्री पढ़ते, ये कराओ, इससे बढ़िया हिस्ट्री पढ़ते। इसीलिए सब लोग कंसंट्रेशन बनाओ और कम से कम बोर्ड लेवल का एग्ज़ाम जो हम आप लोग का रिटेन एग्ज़ाम लेते हैं, उस एग्ज़ाम पे प्रति मेहनत करो और आंसर को अरेंज्ड में लिखो, उल्टा पुल्टा आंसर मत लिखो, क्योंकि कॉपी चेक करने में फ्रस्ट्रेशन हावी। ये जो बोल रहे हैं ना, हम शौक से नहीं बोल रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, इसी फ्रस्ट्रेशन में हम बोल रहे हैं। तो कॉपी चेक करके फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। कृष्णा सर से पूछना, 5 को कॉपी चेक करने के बाद 2 घंटा सोते हैं, फिर जग के चेक करते हैं और कॉपी चेक करके सर पकड़ते हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं बच्चा, क्या समझ रहा है। आखिर हम जो पढ़ा रहे हैं इसका मतलब समझ नहीं रहे हो, या समझ रहे हो तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। पढ़ाई 3 चीज़ पे बेस है। पहला कहता है ये डिसिप्लिन, पहले अरेंज्ड आप रहिए। दूसरा है आपका रेगुलरिटी, डिसिप्लिन, अनुशासन, नियमितता, और तीसरा अभ्यास। ये 3 चीज़ जिनके पास है उसको रिजल्ट से कोई नहीं रोक सकता है। कि क्लास हमको डेली आना है तो आना है, और क्लास में जो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं
उसको समझने का प्रयास करना। तुम कैसे 100% समझ लेगा जी? हम भी नहीं समझते थे तो तू कैसे समझ लेगा? हम तुमको पढ़ाएंगे 100, तू समझेगा 70, तुम्हारे पास टिकेगा 40। तुम जितना सीखोगे उतना स्पीड से भूलोगे। तो क्लास तुमको डेली करना होगा ताकि सब टॉपिक एक बार कान से सुनो, और सीरियस रहना होगा, डिसिप्लिन में रहना होगा। और तीसरा, घर पे जाके तुम अब जितना अभ्यास करोगे, तुम्हारी अभ्यास तुमको तुम्हारे फिजिक्स को मेरे से 10 गुना बेहतर कर सकता है। हो सकता है कि तुम किसी थ्योरम पे एक न्यू आइडिया तुम दे दो कि सर इसको तो ऐसे भी तो हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, और क्यों नहीं हो सकता है? वो आएगा अभ्यास से। तो हर व्यक्ति कोई काम में जो परफेक्शन उसके अंदर में है, तो उसके पीछे कहानी है उसका एक्सरसाइज। नाम भी दिया ना, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, यानी आप अभ्यास कीजिए और लेवल आपका बढ़ते चला जाएगा। अच्छे टेलर के यहाँ जाते हो कपड़ा सिलवाने के लिए, एक दिन में टेलरिंग करने लगा है, उसका एक दिन का वो रिजल्ट है, तो फिर तुम्हारे पढ़ाई में एक दिन में कैसे रिजल्ट हो जाएगा? किसान आदमी अभी तुमको कुदाल लेके दे दें, अब बोले चलो अभी जो लेटेस्ट में कोई सब्जी का फसल लगने वाला है उसको हम लोग खेत में लगाएंगे, कर लोगे? नहीं कर पाओगे, अभ्यास नहीं है। तो जब उन सारे काम में जो जान रहे हो कि महारत उन्हीं को है जिनका अभ्यास है। पुरानी काल से भी सीखो ना, गुरु द्रोणाचार्य सबको ट्रेनिंग दिए थे। अर्जुन ने खाली काय तोता का आंख देख रहा था, बाकी सब काय ने देखा। अर्जुन को धनु विद्या में ज्यादा कंसंट्रेशन था, उससे ज्यादा कंसंट्रेशन लेके बैठा हुआ था एकलव्य। लेकिन द्रोणाचार्य को लगा कि भाई हम सब दिन बोले हैं कि अर्जुन मेरा स्टूडेंट है, अर्जुन मेरा स्टूडेंट है। अब एकलव्य तो डिस्टेंस एजुकेशन वाला था, फोटो देख के पढ़ा ना, मूर्ति देख के, डिस्टेंस एजुकेशन। अब द्रोणाचार्य को लगा हम कैसे आज हम कह दें कि एकलव्य मेरा छात्र है। बोला रुको, तुम गुरु दक्षिणा तुमको अंगूठे दे दो। तो महाधनुधर बना ही नहीं थी, यानी अपने स्टूडेंट को हमेशा अव्वल रखा। तो इसमें दो चीज है, एक बात है कि द्रोणाचार्य को ऐसा करना नहीं चाहिए, छात्र के साथ अन्याय किया, यानी मेधावी छात्र का भी गला घोंट दिया जाता है। दूसरा ये था कि गुरु हमेशा अपने शिष्य को अव्वल चाहते हैं, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए किया। तो पढ़ोगे नहीं बुआ, मेहनत नहीं करोगे तो 11th-12th की पढ़ाई इतनी आसान नहीं है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आज ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये लेक्चर हम आपको जिस दिन एग्जाम का एक्सप्लेनेशन करने आएंगे क्वेश्चन का, उस दिन हम इस शॉर्ट क्लिप को सुनाएंगे। बिहार बोर्ड इस बार खूब मूड में एग्जाम लेने वाली है। 12th का एग्जाम ढंग से आयोजित होगा बिहार बोर्ड का, रेडी हो जाओ। वो जो डबल क्वेश्चन जो दे रहा है वो सब खत्म हो रहा है। और नए शिक्षा मंत्री बड़ा मुडियल हैं, सब टीचर को देख रहे हो ना, लाइन में लगा ना दिया, सबको देखोगे भी सामान्य ज्ञान दर्पण लेके घूम रहे हैं कि बीपीएससी की एग्जाम देना है। जो टीचर आज तक आंदोलन करके सरकार को झुका देते थे कि हमारा मूल वेतन नहीं दीजिएगा तो हम कामें नहीं करेंगे, हड़ताल रहता था, वो सबके जीवन में हड़ताल ही ला दिए हैं। तो इसीलिए पढ़िए और मेहनत कीजिए, और नहीं तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। तुम अच्छा नहीं करोगे तो लोग हमारे नॉलेज पे लोग प्रश्न चिन्ह लगा देंगे ना कि ढंग से पढ़ाई नहीं हुआ, ढंग से ये नहीं हुआ। अभी मान लो नीट का रिजल्ट होता तो अपने यहाँ से नहीं हम लोग फ्लैश करते, नहीं मेहनत किया। जे मीन्स में हम लोग का जो आया तुम लोग के बीच में रखे, एडवांस में नहीं हुआ। क्या तुम पढ़ोगे, तुम अच्छा करोगे तभी ना रिजल्ट। अब क्या करें कि तुम लोग को सबको पढ़ा रहे हैं और कहीं से मान लो एगो 98% वाला दूसरा लाके खड़ा कर देंगे, ये अपराध नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराध है। मेहनत किए तुम पे, तुम अच्छा करो, हम तुमको लेके चलेंगे। रिजल्ट तो पूरी दुनिया में बिक रहा है, और रिजल्टे खरीद के अगर काम चला ले, दुकान चला लें तो और भी उपाय है। तो चलो आज हम लोग अब टॉपिक, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा ये एग्ज़ाम पे लिखने का काम अच्छे से शुरू कीजिए। सब लोगों का कॉपी का हाल बद से बदतर है, 2 से 3 कॉपी ढंग से लिखा हुआ है, बाकी सारी कॉपी का हाल बुरा है। मैं किसी को पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, 2-3 कॉपी को छोड़ के, 2-3 कॉपी मतलब एक संतुष्टि दे रहा है मन में, हाँ चलो ठीक ठाक है, इतने में नहीं होता है कि बहुत ख़राब खाना खाते खाते अचानक कुछ एवरेज खाना भी मिल गया तो लगता है 5 स्टार का है, वही वाला मामला है। इसीलिए ऐसे सब लोग मेहनत करो, और जो हम पढ़ा दिए हैं, जो कॉपी में रेडी है, उसको याद करो, प्रैक्टिस करो, उस थ्योरी को देखो कि क्या हम लिखाते हैं, उसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, तब होगा। चल अब हम लोग का कॉमन पोटेंशियल का, हाँ तो मैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में पढ़ा रहा था, इस टॉपिक पे चला गया। देखो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन
तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में मैंने आपको बताया कि एक आपका पोलर मॉलिक्यूल्स और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर में, नॉन पोलर में मैंने आपको क्या बताया कि इसमें जो आपका सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस या पॉजिटिव जो आपका पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर ऑफ मास इसमें होते हैं वो एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं। तो हमने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल से ये बातें आ गई। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में आपको पढ़ाया हमने कि व्हेन द टू इक्वल मैग्नीट्यूड अनलाइक चार्ज, सुन रहे हो ना, यानी इक्वल मैग्नीट्यूड का है लेकिन वो प्रॉपर्टीज में एक दूसरे के अपोजिट है, यानी अनलाइक चार्ज सेपरेटेड विथ वेरी स्मॉल डिस्टेंस सच एन अरेंजमेंट नोन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल। हाँ या ना। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है तो कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास दोनों का कोइंसाइड हो रहा है, तो कंसेंट्रिक हो गया। तो अब बता, दोनों का सेंटर तो एक ही हो गया ना, तो सेंटर से सेंटर का बीच का दूरी 0, सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का वैल्यू होता ही नहीं है। नॉन पोलर मटेरियल में इलेक्ट्रिक डायपोल का वैल्यू होता ही नहीं है। समझ गए क्या होता है? अब इसको और एक्सप्लेन करके मैं नोट करा दूंगा, मैं बस हिंट दे रहा हूँ। अब क्या है कि हम लोग नॉन पोलर वाले मटेरियल को जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में ले जाते हैं, तो मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में क्या बोला कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता लेकिन ट्रांसमिट करता है। तो क्या है कि ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज वो सेपरेटेड, क्या होता है? सेपरेट हो जाता है। तो अब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर सोर्स इस साइड है तो क्या है कि इससे पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन फील करते हैं और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन फील करते हैं, और ये अब ये ऐसा शेप को अचीव करता है। जो अभी तक एक दूसरे को सेंटर को मान लो कोइंसाइड कर रहा था, सुन रहे हो जी, एक दूसरे के सेंटर को कोइंसाइड कर रहा था, जो उनके बीच में अभी डिस्टेंस बिल्कुल 0 था, जिसका डायपोल मूवमेंट 0 था। अब उस मटेरियल को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग ले जाते हैं तो उनके बीच में, यानी दोनों आपका पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन हो जाता है। नाउ देयर इज सम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ये आपका नॉन पोलर मटेरियल का हो गया। अब आ जाओ पोलर मटेरियल, H2O, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, CO2 आपका नॉन पोलर है और H2O आपका पोलर है। पोलर में आपका क्या है कि इनके जो आपका पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी इनके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, चूंकि मॉलिक्यूल्स में क्या है, मॉलिक्यूल्स में एटम्स होते हैं, एटम्स में क्या होते हैं, पॉजिट्रॉन और आपका इलेक्ट्रॉन, है ना। तो पॉजिट्रॉन के बारे में बोले ना कि न्यूक्लियस में आपका होता है जो उसका पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन जो उसके क्लाउड आपका मान लीजिए रिवॉल्व में है उसके सराउंडिंग में, तो जिसका मान लीजिए कि उसका जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास होगा आपका, सेंटर जो होगा। तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि जब मान लीजिए कि पोलर मटेरियल को, तो इसमें आपका पोलर मटेरियल में क्या होता है कि पहले से ही आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ ना कुछ आपका डिस्टेंस होता है। कैसे? तो H2O के बारे में हमने आपको पढ़ाया कि 2 हाइड्रोजन और आपका 1 ऑक्सीजन पढ़ाया ना जी, 106 डिग्री पढ़ाए थे ना, याद आ रहा है? 106 डिग्री। तो देखो, तो दोनों के बीच में अगर मान लो कि हमारा ऑक्सीजन का यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स, तो H2 यानी 2H, तो इसका O डबल माइनस, तो एक मान लीजिए कि नेगेटिव चार्ज और एक आपका पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ का एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों के बीच का तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस है। अरे हाँ या ना? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट आपका है। क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट आपका है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जिसमें है उस मटेरियल को, जिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट आपका है, उसको हम लोग पोलर मटेरियल कहते हैं। यानी इसमें पहले से पोल इनका सेपरेट है, जिसमें एक को हम लोग नेगेटिव पोल, दूसरे को हम लोग पॉजिटिव पोल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नॉन पोलर मटेरियल में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। अब इसको जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, इसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है। सेपरेशन एज यूजुअल रहेगा, स्ट्रक्चर में चेंज आता है। वो स्ट्रक्चर में चेंज क्यों आता है उसके लेके मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, ठीक है। तो इसी के बारे में पूरा थ्योरी नोट कराना है, बहुत सारी बातें, तो मैं नोट कर रखा हूँ, लेकिन मैंने खोजा तो मिला नहीं, मैं आज ही करा देता, तो वो मैं कल करा दूँगा। अब चलो आगे हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम लोग का हो गया, ये थ्योरी यहीं तक था, अब खत्म। अब आते हैं हम लोग, फाइनल रीजन हमारा चल रहा है कि हमने कैपेसिटर के बारे में स्टडी कर लिया। क्या कर लिया? कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर के बारे में मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर
और सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर के बारे में और उसके कैपेसिटी के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया। और कैपेसिटर जब मान लीजिए कि चार्ज हमारा है तो क्या वैल्यू उसका होगा, उसमें एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, सब के लिए हमने आपको फॉर्मूला एस्टेब्लिश कर दिया। न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, पहले एक बार हम लोग थ्योरी को कंप्लीट कर लें, ठीक है। अब चलो, अब हमारा है यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अब जो अभी तक हम लोग कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच का मीडियम को जो हमने वैक्यूम कर रखा है, अभी ध्यान से सुनना है कि दोनों प्लेटों के बीच के मीडियम को अभी हम लोग वैक्यूम किए थे ना, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कोई मीडियम है जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो उस पर भी हम लोग फॉर्मूला निकाले थे। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ध्यान देना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये आपका पॉजिटिव प्लेट और ये आपका निगेटिव प्लेट, और दोनों प्लेटों के बीच का अगर ध्यान देना है, दोनों प्लेट के बीच का अगर मीडियम वैक्यूम है तो इसका C = F0A/D। लेकिन इसके बीच का अगर मान लीजिए कि मीडियम, ध्यान से सुनना है, इसके बीच का मीडियम अगर कोई मान लीजिए कि जो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम लोग K ले लेते हैं, तो मीडियम वाला आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो आपका हो जाएगा K F0A/D। यहाँ से Cm = आपका K CO, यानी आपका मीडियम वाले कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है, जब दोनों प्लेटों के बीच का मीडियम अगर वैक्यूम है तो उससे आपका ज़्यादा होगा, और वो ज़्यादा कितना होगा, K टाइम्स आपका ज़्यादा होगा। इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस कर ही रखा था। अब हमारा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में अगर हम लोग T थिकनेस वाला कोई कंडक्टिंग स्लैब, अभी हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस्ड नहीं कर रहे हैं, कोई कंडक्टिंग स्लैब को अगर हम लोग प्लेस्ड कर दिए हैं, तो हमारा उसकी कैपेसिटी पे क्या असर पड़ेगा, उसका कैपेसिटी का वैल्यू क्या होगा, वो हम लोगों को स्टडी करना है। तो हेडिंग बनाया जाए, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ अ कंडक्टिंग स्लैब, विथ अ कंडक्टिंग स्लैब। चलो, तो ये वाला जो ये सारी बातों को तो आप लोग नोट कर रखे हैं, रखे हो ना। चलो, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को हम लोग नोट करा देंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और इससे 2-3 नंबर का क्वेश्चंस भी पूछता है कि हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में हम लोग एक कंडक्टिंग स्लैब को प्लेस्ड करते हैं, फिर उसकी कैपेसिटी क्या होती है उसका हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें हमने दो प्लेट, जिसका प्लेट एरिया यानी सरफेस एरिया हमने A ले रखा है। प्लेट 1 पे हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से जब Q पॉजिटिव चार्ज दिए तो वह Q पॉजिटिव चार्ज प्लेट 1 के आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। प्लेट 2 के इनर फेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है और उसके आउटर फेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है, और वो पॉजिटिव चार्ज आउटर फेस को हम लोग सेकेंड प्लेट के आउटर फेस को हम लोग अर्थ कर रखे हैं, अर्थ से कनेक्टेड कर रखे हैं। तो जो भी पॉजिटिव चार्ज इसके आउटर फेस पे डिपॉजिट होता है वो सब आपका अर्थ में चला जाता है, और फाइनली हमको एक कैपेसिटर का अरेंजमेंट मिलता है। इसमें आपका इसका हम लोग कैपेसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, C = F0A/D। अभी दोनों प्लेट के बीच का जो मीडियम है वो वैक्यूम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो प्लेट 1 से प्लेट 2 का है, और इसके बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो σ/ε0 है, और डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर है। ये सारी जानकारी मैं दे रखा हूँ। अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि इस दोनों प्लेटों के बीच में, अब सुन, यहाँ से इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है, इनके बीच का जो है थिकनेस जो है वो T मान लो, या जो मानना है आपको, इसको हम लोग T मान लीजिए, ठीक है। हमने एक कंडक्टिंग स्लैब दोनों प्लेटों के बीच में मैंने रख दिया। अब बताओ, कंडक्टिंग स्लैब जो हमने ले गया है वो कंडक्टिंग स्लैब इनिशियली हमारा अनचार्ज्ड था। क्या था? अनचार्ज था। लेकिन प्लेट तो हमारा दोनों आपका चार्ज्ड है। प्लेट 2 का इनर फेस आपका नेगेटिव चार्ज और प्लेट 1 का इनर फेस आपका पॉजिटिव चार्ज। तो जब ही हम इस कंडक्टिंग स्लैब को, डाइलेक्ट्रिक स्लैब अभी नहीं है, ये कंडक्टिंग स्लैब है, जब भी हम लोग कंडक्टिंग स्लैब को ले जाते हैं
तो कंडक्टिंग स्लैब का वह फेस जो पॉजिटिव फेस वाले प्लेट के साइड में है वहां पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है, क्या होता है, और जो सेकेंड फेस इसका जो है जो निगेटिव फेस वाले प्लेट के पास है वहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है। और ये फिनोमिना के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, समझ रहे हो। अब चलो मैंने आपको ये भी बताया है कि किसी भी कंडक्टर प्लेट में, किसी भी कंडक्टर बॉडी में, किसी भी कंडक्टर शेप में या किसी भी कंडक्टर मटेरियल में अगर हम कोई चार्ज देते हैं तो वह चार्ज उसके आउटर सरफेस पे, एक्सटर्नल फेस पे यूनिफॉर्मली या डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, उसके इनसाइड में देयर इज नो एनी चार्ज प्रेजेंस इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी, यानी कंडक्टिंग बॉडी, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर में कोई चार्ज नहीं होता है। और इसके बारे में मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी विल बी जीरो। तो यहां पे भी बाबू ध्यान देना है कि अगर मैं इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वो आपका ई डैश अगर मान लूं तो यहां पे ई डैश का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका जीरो है, हाँ या ना। ई डैश का मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है। अच्छा, किसके इनसाइड में, कंडक्टिंग स्लैब के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो है। लेकिन इस बाकी जो हमारा स्पेस जो खाली बचा हुआ है जहां पे मीडियम अगर मान लीजिए कि हमारा वैक्यूम है तो वहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे नहीं बोल रहे हो, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने तो लाइंस ड्रॉ कर दिया ना, अरे हाँ या ना, इस बात को समझ रहे हो। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, 1 सेकेंड में आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका मीडियम वाले या वैक्यूम वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो आपका ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन ही है। और ये आपका एन कैप आपका बता रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव का आपका डायरेक्शन। ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन जो हम लोग जिस प्लेट से, कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट से जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू निकाले हैं, ये हमारा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ है। और वहीं पे हम आपको बताएं कि दो हमारा अनलाइक चार्ज मटेरियल या दो अनलाइक प्लेट के बीच का जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन होगा, और वह दोनों प्लेटों के बीच के सेपरेशन से इंडिपेंडेंट होता है। एक फिक्स्ड वैल्यू तक बहुत बड़ा सेपरेशन कर देंगे तब वो डिपेंडेंट होगा, लेकिन अभी जो इसके बीच का जो सेपरेशन है वो इतना बड़ा नहीं है जिसके कारण ई के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। अब चलो, अब हम लोगों को क्या है कि इसकी कैपेसिटी निकालने के लिए तो हम लोग C इक्वल टू तो सबसे पहले क्या जानते हैं कि Q बाई V जानते हैं। तो Q तो चलो हम लोग यहाँ पे Q चार्ज दिए तो Q मिला हुआ है। सबसे पहले आपको निकालना होगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट 1 एंड 2, अरे हाँ या ना, प्लेट 1 और 2 के बीच का क्या निकालना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का हमारे पास तरकीब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट 2 एंड 1 निकालने के लिए हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सुन रहे हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेट 2 से प्लेट 1 तक ले जाते हैं। और प्लेट 2 से प्लेट 1 तक ले जाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जितना हम लोगों को वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन हमको दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देगा, अरे हाँ या ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स 2 एंड 1 तो आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले यहां से लेके तुम यहां तक आए तो ये तुम्हारा क्या मिला, वैक्यूम वाला रीजन मिला। फिर यहां से यहां वाला भी वैक्यूम वाला रीजन है, और ये वाला जो रीजन है तुम्हारा ये क्या है, ये कंडक्टिंग मटेरियल वाला रीजन है ना। और कंडक्टिंग मटेरियल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो अगर मान लीजिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम प्लेट 2 से प्लेट 1 तक लाएंगे तो यहाँ से यहाँ वैक्यूम में आया, फिर यहाँ पे जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड में आया, और फिर यहाँ से यहाँ वैक्यूम में आया। तो जब ये वैक्यूम में आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इसको वर्क डन करना पड़ता है, लेकिन जब भी ये कंडक्टर बॉडी पे आया तो यहाँ पे तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला ही नहीं, तो वर्क डन करना नहीं पड़ा। तो यहाँ पे जो वर्क डन हम लोग तो सबसे पहले ई, मीडियम का तो ई लिखे हो ना, ई मतलब वैक्यूम के लिए, तो वैक्यूम वाला स्पेस कितना बचा, T आपका कंडक्टिंग स्लैब से प्लेस्ड हो गया, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D था, तो इसके लिए जो स्पेस बचा वो D माइनस, नहीं बोल रहे हो, तो आपको वैक्यूम में जो वर्क डन करना पड़ेगा E इंटू डी माइनस टी करना पड़ेगा। चलो अब आपका कंडक्टिंग स्लैब में तो ई डैश आई इंटू तुम टी लिख सकते हो, अरे हाँ या ना। अब चलो यहाँ पे ध्यान देना है, E इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, मैं पढ़ाया ही हूँ, सिग्मा बाय एप्सिलॉन मैंने लिखा है ना कि दो पॉजिटिव प्लेट, दो अनलाइक प्लेट और इक्वल मैग्नीट्यूड वाला चार्ज में, एक आपका पॉजिटिव प्लेट दूसरा आपका अगर नेगेटिव प्लेट है तो दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन होता है। तो ये आपका यहाँ से D माइनस टी और ई डैश का वैल्यू तो जीरो
ना है, तो 0 इंटू टी, तो फाइनली आपका पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट 2 एंड 1 आपका सिग्मा बाय एप्स नॉट इंटू डी माइनस टी आ गया, हाँ या ना। अब हम लोग लिखेंगे कि कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर निकालेंगे ना, या कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, तो C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V होता है, तो Q बाय सिग्मा बाय एप्स नॉट डी माइनस टी। तो चलो यहाँ से Q बाय, अब ये आपका सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q बाय A, नहीं बोल रहे हो, अरे नहीं बोल रहे हो, पढ़े हो ना, तो Q से Q आपका कैंसिल हो गया, तो चल तो यहाँ अब यह पूर्व में आपका आ गया, यहाँ से C इक्वल टू एप्स नॉट A बाय डी माइनस टी। यानी जब कंडक्टिंग स्लैब को हम किसी भी मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में हम लोग जो प्लेस्ड कर देते हैं, तो उसकी जो कैपेसिटी की जो वैल्यू हमारा आता है वो C इक्वल टू एप्स नॉट A बाय डी माइनस टी। हाँ, अगर मान लीजिए स्लैब का थिकनेस जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे तो हमारा डी माइनस टी का वैल्यू मिनिमम आएगा, यानी जब डिनोमिनेटर का वैल्यू मिनिमम आएगा तो रिजल्ट हमारा बड़ा आएगा, रिजल्ट बड़ा आएगा यानी कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विल इंक्रीज, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विल बी इंक्रीज व्हेन द कंडक्टिंग स्लैब प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी कहने का मतलब आपका हुआ कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में अगर टी थिकनेस का कोई कंडक्टिंग स्लैब को हम लोग प्लेस्ड कर देते हैं तो उसका कैपेसिटी जो है इंक्रीज कर जाता है और उसका वैल्यू एप्स नॉट A बाई डी माइनस टी हो जाता है। समझ में आया? अब चलो यहीं पे सेकेंड फेज की हम बात करते हैं, नोट सब करा देंगे। अब हमारा है कि कंडक्टिंग एक हमने स्लैब डाला, अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए ही डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पढ़ाया गया हम लोगों को, ठीक है। तो कंडक्टिंग स्लैब में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0, क्योंकि अभी मैंने तुरंत आपको बताया ना कि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का तो इफेक्ट लगता है, वो कंडक्ट नहीं करता लेकिन इफेक्ट का ट्रांसमिट करता है, हाँ या ना। तो चलो यहाँ पे हम लोग ध्यान देना है, दिख रहा है ना, थोड़ा अभी नया मार्कर है तो इसलिए चलो ध्यान दो। अब हम लोग फिर से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिए और यहाँ पे हम लोग दोनों प्लेट के बीच में ध्यान देना है कि दोनों प्लेटों के बीच में हम लोग टी थिकनेस का, कितना का, टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब का हमने यूज़ किया और दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, D। अब चलो तो यहाँ पे ध्यान देना है, आपका ये जो स्पेस, खाली स्पेस, तो अब इसका ऐसे कर दो, हैचिंग कर दोगे ना, तो ये आपका आ जाएगा क्या कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपका आ गया। तो ये रीजन तो आपका वैक्यूम है, तो वैक्यूम वाले रीजन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग ई नोट से डिनोट करते हैं और वो सिग्मा बाय एप्स नोट एन कैप है। और इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ध्यान से सुनना है, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग ई डैश से डिनोट करते हैं। समझ रहे हो किस चीज से डिनोट करते हैं, ई डैश से। और ई डैश का वैल्यू होगा सिग्मा बाय के एप्स नोट, क्या होगा, सिग्मा बाय के एप्स नोट या सिग्मा बाय एप्स एम, यानी मीडियम का परमिबिलिटी, हाँ या ना, मीडियम का परमिटिविटी, नॉट परमिबिलिटी, परमिटिविटी। तो चलो तो यहाँ पे अब हम लोग फिर से फॉर्मूला तो हमारा C इक्वल टू क्यू बाई वी हम लोग हमेशा लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा हम लोगों को यहाँ पे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट हम लोग निकालना चाहेंगे, क्या निकालना चाहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इक्वल टू जो आप यहाँ पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट 2 और प्लेट 1 निकालते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्लेट 2 से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम लोग प्लेट 1 तक लाने में जो टोटल हमारा वर्क डन होता है वो दोनों प्लेटों के बीच का हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस देता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस रीजन से हम लोग प्लेट 2 तक लाते हैं, तो यहाँ से यहाँ आपका वैक्यूम, ये वैक्यूम और ये आपका डाइलेक्ट्रिक वाला, तो चलो V, अच्छा देखो ई नोट तो आपका वैक्यूम का है ना, तो क्या आ जाएगा D माइनस टी, और ई डैश आपका क्या आ गया जी, फिर से बोलो, ई डैश आपका क्या आ जाएगा, नहीं बोल रहे हो, ई डैश आपका क्या आ जाएगा, तो ई डैश इंटू टी आ जाएगा ना। अब चलो ई नोट इक्वल टू क्या निकाले हो, सिग्मा बाय एप्स नोट डी माइनस टी,
और ई डैश इक्वल टू क्या है, तो सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। इसका मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुमको क्या दे दिया लेके, के दे दिया लेके। अब K1 भी दे सकता है, K2 भी दे सकता है, X दे सकता है, Y दे सकता है, जो दिया रहेगा। अभी हम लोग इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या मान लिए, K मान लिए। तो V इक्वल टू आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, और फिर आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट, और इनटू यहाँ पे T आ जाएगा। चलो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो D माइनस टी प्लस T बाय के आ गया। अब चलो यहाँ से अब हम लोग लिखते हैं नाउ C इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, तो C इक्वल टू क्या, Q बाय V। तो यहाँ से Q बाय कितना वैल्यू आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाय के। चलो तो अब इसका रिजल्ट हम लोग आगे की बात करते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ध्यान दिया जाए सब लोग, आपका C इक्वल टू आ जाएगा Q बाय, और सिग्मा को अब हम लोग क्या, Q बाय A बाय क्या एप्सिलॉन नॉट, और D माइनस टी प्लस टी बाय के। तो Q से Q कैंसिल, तो C इक्वल टू आपका आ गया एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस टी प्लस टी बाय के। और इसको अगर हम लोग चाहे तो अरेंज में लिख सकते हैं, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D, अब माइनस टी कॉमन ले लेंगे तो 1, ध्यान देना 1 माइनस 1 बाय के। समझ में आया, 1 माइनस 1 बाय के। अब देखो तो यहाँ पे एक बात पे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे मिनिमम आपका वैक्यूम का 1 होता है, के का वैल्यू। बाकी अदर जो मटेरियल्स हैं सबका के से मतलब 1 से ज़्यादा होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका जो दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस आपका जो D था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन तो घट गया, अरे हाँ या ना। तो D माइनस टी तो आपका D से छोटा है ना, और प्लस T बाई के का वैल्यू भी इतना बड़ा नहीं आएगा कि कोई बड़ा वैल्यू को चेंज कर दें। तो यहाँ पर भी जो रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं, रिजल्ट ये मिलने के लिए मिल रहा है कि जब दोनों प्लेटों के बीच में, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, जब दोनों प्लेटों के बीच में, नॉट ओनली फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फॉर अदर कैपेसिटर्स ऑल्सो, कि दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेट के बीच में जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वाला कोई स्लैब को प्लेस कर देते हैं तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है। और डाइलेक्ट्रिक की जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, माइका का यूज़ करते हैं, पेपर का यूज़ करते हैं, ग्लास का यूज़ करते हैं, प्लास्टिक फाइल का यूज़ करते हैं, है ना, फिल्म के टाइप से वो लपेटा हुआ रहता है। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं इसकी कैपेसिटर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। तो आप ध्यान देना, हम लोग जब कंडक्टिंग स्लैब का किए तो इसमें आपका क्या हो गया कि कंडक्टर्स हमारा इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब इनसाइड द कंडक्टर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, लेकिन कंडक्टिंग स्लैब में इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। कंडक्टिंग स्लैब डाले तब भी हमारा कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ गया, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाले तब भी हमारा कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ गया। अब चलो, अब एक यहाँ पे एग्जांपल्स आपको देते हैं कि जब दोनों प्लेटों के बीच में, अब सुन रहा है जी, क्या हो जाएगा, दोनों प्लेटों के बीच में 100% कंडक्टर से भर दिए, यानी हम लोग डी मोटाई, दोनों के बीच में डी स्पेस है ना, तो डी मोटाई वाला ही, सुन रहे हो कि डी मोटाई वाला ही कोई स्लैब को लाए और यहाँ पे ठोक के फिट कर दिए, सेट कर दिए। तो डी माइनस टी इक्वल टू कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ पे है रे, कहाँ है, यहाँ पे है। तो d माइनस टी इक्वल टू 0, तो अनडिफाइंड ना, बिल्कुल। जब ही इसके बीच में तुम कंडक्टिंग स्लैब ठोक के प्लेस्ड करोगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तो कैंसिल आउट होके 0 हो जाएंगे, तब तो वो भी एक स्लैब हो जाएंगे, यानी कैपेसिटर का अपना अस्तित्व खत्म, वो कैपेसिटर रहेगा ही नहीं। लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब को सुनना है यहाँ ध्यान से, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर हम लोग कंप्लीट डी के ही थिकनेस में, यानी T इक्वल टू डी अगर कर दें और तब इसको हम लोग प्लेस्ड कर दें तो इसकी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। कैसे, तो D माइनस टी। अब यहाँ पे देखो इस टर्म में कि तुम क्या करोगे, यहाँ पे कि D माइनस टी इक्वल टू 0 करोगे ना, तो देखो C इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A T बाई के, यानी K एप्सिलॉन नॉट A, ध्यान देना है K ना, T ना, और T इक्वल टू क्या है जी, अरे T इक्वल टू क्या है, D ना है। यानी वही मामला ना हो गया कि जब दोनों प्लेटों के बीच का कंप्लीट मीडियम को ही बदल दें, फिर से उसी स्टेटमेंट पे आ गए ना। समझ में आया, कोई दिक्कत, नोट करो। पहला वाला जब नोट करोगे तो यहाँ तक करना, दूसरा वाला में फिर हम हेडिंग लिखा देंगे, फिर नोट करना। ये यहाँ तक सिर्फ नोट करना है, फिर आपको हेडिंग लिखाएंगे, फिर ये डायग्राम, और फिर ये वाला आप कंप्लीट करेंगे।
हो गया, लिखा जाए कैपेसिटेंस ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब चलो ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग इस कंडक्टिंग स्लैब को जब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के में, यहाँ देखो कभी कभी तुमको एग्जाम में क्या रिलेशंस आ जाएंगे। यहाँ देखो C इक्वल टू हमारा एप्सिलॉन A, यहाँ मैं D को अगर कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस टी बाई डी, हाँ या ना। और एप्सिलॉन A बाई डी आपका क्या है कि जब दोनों प्लेट के बीच का मीडियम वैक्यूम है, तो ये आप रिजल्ट याद रखेंगे। सुन रहे हैं? अरे नहीं बोल रहे हो? चलो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी C इक्वल टू एप्सिलॉन A, D कॉमन ले लेते हैं हम लोग। ध्यान देना है कि D अगर हम लोग कॉमन ले लिए तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस टी बाई डी इंटू 1 माइनस 1 बाय के। तो आपका यहाँ से C नोट बाय 1 माइनस टी बाई डी इंटू 1 माइनस 1 बाय के। तो ये सारे भी एग्जाम में ऑप्शंस में आपको हो सकते हैं, तो इसके लेके कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पेशेंसली ऑप्शंस को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके आंसर से जो मैच करेगा उसमें आप टिक लगाएंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ें। अब हम लोग को क्या है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हमने कंडक्टिंग स्लैब को प्लेस्ड किया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब में ही हम लोग 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस्ड कर दें। फिर बाद में मल्टी पढ़ाएंगे, फिर उसमें और भी अभी चलेगा, लगभग 10-15 टाइप्स के अभी हम लोग को क्वेश्चंस करने हैं और अच्छा क्वेश्चंस है। और यहीं से क्वेश्चन, अगर जो बच्चे नीट एस्पायरेंट हो, जेईई मेंस, जे एडवांस, सब में एकदम क्वेश्चन पूछता है। और सीबीएसई बोर्ड जिनका है उनको तो पूछता ही है, उसके लिए तो कहना ही नहीं है। सीबीएसई बोर्ड जिनका है एनसीईआरटी का तो एक एक क्वेश्चन बना लीजिएगा। अब बाकी जो फिर आप लोग का स्पेशल हम कराएंगे प्रैक्टिस बोर्ड के लिए, तो वो भी हम लोगों को करना है, ठीक ना। तो चलो ध्यान दो, इसका हेडिंग आ जाएगा कि when the multi-dielectric slab of dielectric constant K1 and K2 and thickness T1 and T2 respectively, placed between the parallel plate capacitor, placed between the plates of capacitor या parallel plate capacitor, plates of the parallel plate capacitor या placed between the parallel plate capacitor। चलो देखो यहाँ, देखो यहाँ पे हम लोग 2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब, सुनो यहाँ, हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यहाँ पे 2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एक का थिकनेस T1 दूसरा का थिकनेस T2, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 दूसरा का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 हम लोग लिए हैं। और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में हम लोग प्लेस्ड कर दिए हैं, ठीक है। इसकी अब कैपेसिटी तो एकदम सिंपल है। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट 2 एंड प्लेट 1। तो क्या है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम लोग क्या करते हैं कि प्लेट 2 से प्लेट 1 तक लाते हैं। जो हमारा टोटल वर्क डन होगा तो वो दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो अब देखो तो वैक्यूम वाला रीजन कितना बचा, तो D इसका थिकनेस है और T1 प्लस T2 थिकनेस वाला मान लीजिए कि हम लोग स्लैब को प्लेस्ड कर दिए, तो बचेगा कितना, D माइनस T1 माइनस T2। चलो अब बात करते हैं कि E डैश, सुनो, अब चूंकि दोनों डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अलग अलग हैं, तो एक का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग मान लिए E डैश, दूसरा का मान लिए E डबल डैश। तो E डैश जो आपका है वो T1 के लिए और E जो डबल डैश है वो T2 थिकनेस वाले के लिए हम लोगों को वर्क डन करना पड़ता है। समझ गए, कोई दिक्कत। वर्क डन इक्वल टू आपका क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वही हम लोग तो अप्लाई किए हैं ना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वली उस पर फोर्स लगेंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के। अब चलो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय तो D माइनस T1 माइनस T2
और यहाँ देखो सिग्मा बाय K1 एप्स नॉट, नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ रहे हो, अगर पढ़ते तो हम थोड़े टोकते, अब तुम ही नहीं पढ़ रहे हो, हम भी पढ़ के आए हैं। कैसे पढ़ा जाता है हमको पता है ना। तुम सुबह, तुम्हारा वाला क्या नाम है, कुछ न कुछ गुनगुनाइए रहे हो, जब बर्दाश्त नहीं हुआ तब अंतिम में टोक दिए, और ख़राब भी लगा होगा, एक सरकार हमको टोक दिया, अपने काम में हम लगे हुए थे। तो उतना ही तक अपना काम करो कि हमको भी अपने काम में डिस्टर्ब ना हो। पढ़ लो, अभी टाइम है, 7-8 महीना और पढ़ना है। 8 महीने के बाद मिलेंगे हम, या मिलोगे तुम, कभी मिलेंगे तो बाज़ार में मिलेंगे, रास्ते पर मिलेंगे, या कभी निमंत्रण दोगे तब मिलेंगे। ऐसे क्लास में बैठोगे 1.5 घंटा 2 घंटा सर को झेलोगे नहीं। ये बस 8 महीने हैं, इसी 8 महीना में पूरा जीवन का दशा दिशा बदलने वाला है। आगे पढ़ाई कैसा करना है और आगे की पढ़ाई में कितना मन लगेगा, वो आज का मेहनत ही तय करेगा। तुम लोग अभी 11th-12th के बाद कॉलेज का लाइफ नहीं ना देखे हो, आगे के चैलेंज नहीं देखे हो, तो ऐसा लग रहा है कि अभी जितना आराम है उतना ही आगे भी आराम होगा। बहुत आगे झंझट है, बहुत आगे झंझट है। जब कोचिंग में 2 बच्चा था, 2 बेंच डेस्क था, तो ज़्यादा हम आराम में थे। आज इतने स्टूडेंट, इतनी ज़्यादा फिनेंशियली रेवेन्यू के बाद भी टेंशन 1000 टाइम्स बढ़ गया। अभी जो तुम लोग का जीवन है, कभी जीवन में फिर दोबारा मिलने वाला नहीं। इसका सही से यूज कर लो। वो बोले ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। आप जहां आज हैं 200% कल वहां आप नहीं रहेंगे। आज जो आपके लिए चैलेंज है, उससे बड़ा चैलेंज कल होगा। आज जो आपके माइंड पे स्ट्रेस है, उसका कई टाइम्स ज़्यादा कल आपको स्ट्रेस झेलने के लिए रेडी रहना होगा। इजी लाइफ नहीं है। देखते हो विवेक बिंद्रा का जो शो चलता है, कितना मोटिवेशन, आजकल तो सब लोग मोटिवेशन की बात करते हैं। इतना मोटिवेशन देता है कि आप मान लीजिए ये कीजिए, वो कीजिए, पान का दुकान खोल दीजिए, ऐसे कर दीजिए, वैसे कर दीजिए, इतना कमाइएगा, CRM कीजिए, BDM कीजिए। उसको ये नहीं पता है कि समस्तीपुर में बस स्टैंड में वो पान का दुकान खोल दिए, अब पान का दुकान बढ़िया चलने लगा तो शाम में 2 आके खड़ा हो गया कि रे भर दिन में कितने कमाया है, थोड़ा उसमें से कुछ लाओ तो हमको भी। ये बात का तो विवेक बिंद्रा नहीं बताया कि इससे कैसे निपटेंगे, बताया है नहीं ना। तो इसीलिए लाइफ के चैलेंज बहुत अलग अलग हैं, बहुत अलग अलग। आप बहुत जेन्युइन काम करके भी जीवन में ज़रूरी नहीं है कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको सफलता मिल जाएगी। पढ़ाई है, जितना मेहनत कीजिएगा उतना सफलता मिलेगा। बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ऐसे ऐसे चैलेंज को फेस करना पड़ेगा कि जिसके बारे में आप कभी कल्पना नहीं किए होंगे। आपको नहीं पता चलेगा कि हमारे डेवलपमेंट से किसको जलन है, वो भी आपको पीछे करने के लिए अपना दिमाग पूरा लगा के रखेगा। तो ऐसे दाएं बाएं कीजिएगा तो काम बाबू नहीं चलेगा। थोड़ा पढ़ो, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, सिलेबस से ही है, तो पढ़ोगे तो तभी क्वेश्चंस बनेगा। तो ध्यान दो यहाँ। हम समझ रहे हैं कि तुम बात तभी करोगे जब तुमको पढ़ाई समझ में नहीं आएगा। नहीं तो जिस स्टूडेंट को पढ़ाई जब तक समझ में आते रहेगा वो बात नहीं कर सकता, उसका कंसंट्रेशन नहीं हटेगा। पढ़ाई जब ही समझ में आना बंद, फिर बैठे बैठे क्या करेंगे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंतराक्षरी लेके प्रभु का नाम, शुरू कर देते हो, लेकिन समझ में क्यों नहीं आ रहा है। थोड़ा जोर डालो दिमाग पे, ठीक है। दिमाग पे जब जोर डालोगे कि हमको क्यों नहीं समझ में आ रहा, आखिर है ऐसा क्या चीज़ जो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं तो ऐसा होता होगा कि वो पॉइंट समझ में आ गया, बस नागिन डांस शुरू, मन ही मन, हमको तो समझ में आ रहा है, फिजिक्स सब तो आसान हो गया। थोड़ा बतिया लेते हैं तब तक। सिग्मा बाई K1 एप्सिलॉन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे आपका T1, फिर सिग्मा बाई K2 एप्सिलॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका T2, थिकनेस आपका T2। तो अब देखो, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन को बाबू रे कॉमन लेते हैं तो आपका यहाँ से D माइनस T1 माइनस T2, सुन रहे हो, D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाय प्लस T2 बाय K2। आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना, पूरे कैपेसिटर्स वाले चैप्टर में आप देखे होंगे, क्या निकालना है, सिर्फ
पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिए तो फिर तो C इक्वल टू क्यू बाई वी के अलावे कोई फॉर्मूला दिए अभी तक? डायरेक्ट लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, तो C इक्वल टू क्यू बाय वी, क्यू बाय सिग्मा बाय एप्स नॉट डी माइनस टी वन माइनस टी टू T2 बाय K2। तो Q बाय, अब देखो सिग्मा, तो Q बाय ए ना, बाय एप्स नॉट T2 बाय K2। अब देखो Q से Q कैंसल, तो अब आपका यहाँ से ध्यान देना है कि C इक्वल टू एप्स नॉट ए बाय डी माइनस टी वन माइनस टी टू प्लस टी वन बाय के वन टी टू बाय के टू। आ गया? अब देखिए इसको और अरेंज करके लिख सकते हैं, एप्स नॉट ए डी माइनस टी वन अगर कॉमन लेंगे तो वन माइनस वन बाय के वन, और माइनस टी टू कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस वन बाय के टू, आपका C इक्वल टू, यानी मल्टी स्लैब भी हम लोग डालते हैं। यानी पहले हम लोग T1 थिकनेस का डाले, अब हम लोग T1 और T2 दो थिकनेस वाले स्लैब, दोनों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग, तब भी हमारा कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज करता है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज करता है। समझ गए? और ये आपका था। अब चलो, अब हम लोग बात करते हैं कि इफ देयर इज n नंबर ऑफ स्लैब आर प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ थिकनेस T1, T2, T3 डॉट 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 Tn ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3 डॉट 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 Kn रिस्पेक्टिवली, तो उस कंडीशन में आपका C इक्वल टू आ जाएगा एप्स नॉट ए डी माइनस टी वन माइनस टी टू डॉट 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 Tn प्लस T1 बाय K1 T2 बाय K2 डॉट 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 Tn बाय, अरे नहीं बोल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं कि इफ D माइनस T1 माइनस T2 डॉट 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 Tn इज इक्वल टू 0, यानी हमने इतने n नंबर मान लीजिए कि स्लैब को प्लेस्ड कर दिया, सबका थिकनेस आपका अलग अलग है, सारे का थिकनेस का सम दोनों प्लेटों के बीच के डिस्टेंस का इक्वल है, तो माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। तो आपका यहाँ से C इक्वल टू तब आपका आ जाएगा देन एप्स नॉट ए बाय, देखो यहाँ T1 बाय K1 T2 T3 K3 डॉट 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 Tn बाय, समझ में आया? अरे हाँ या ना? अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो n स्लैब पे हम लोग उसके d के इक्वल किए तब ना, दो ही स्लैब मान लीजिए इसके बीच में प्लेस्ड किए हैं, यही अगर आपका मान लीजिए कंप्लीट अगर फील्ड हो जाए, इसी को अगर कंप्लीट हम लोग फील्ड कर दें कि पूरे पैक्ड अगर कर दिए, तो d माइनस टी वन माइनस टी टू इक्वल टू 0, तो आपका यहाँ से C इक्वल टू क्या हो जाएगा एप्स नॉट ए बाय T1 बाय K1 प्लस T2 बाय, अब K1 K2 कैल्सियम लोगे ना, तो T1 K2 प्लस T2 K1 K2 ऊपर आ जाएगा, तो C इक्वल टू मैं एक लाइन में लिखता हूँ K1 K2 एप्स नॉट ए बाय T1 K2 प्लस T2 K1। ये सारे रिजल्ट्स आपको क्वेश्चंस बनाने में काम आए। नोट